रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु बहुत सालों बाद अपनी माँ के साथ शहर से गांव जा रही थी। वो जब छोटी थी तब अपनी दादी से मिली थी, लेकिन अब टाइम निकालकर वो अपने गांव जा रही थी। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद दोनों माँ बेटी अपनी दादी के घर जाती हैं। दादी माँ, आप कैसी हैं? नमस्ते माँ जी, आप ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ आपको? नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनु, मेरी गुड़िया देखो तो कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है। नजर न लगे मेरी पोती को। झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। ज्यादा सुंदर तो आप हो रही हैं। आज भी 16 साल की कच्ची कली की तरह हैं आप। हद पगली, चल मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ देती हूँ। मैंने अपने हाथ से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। हाँ, आज मैं पहली बार अपनी प्यारी दादी के हाथ का खाना खाऊंगी। सभी अंदर चले जाते हैं और कांता उन दोनों के लिए खाना लगा देती है, जिसे खाकर अनु अपनी दादी की बहुत तारीफ करती है। और ऐसे ही दिन बीतता है। अगली सुबह कांता अपनी पोती अनु को गांव घुमाने के लिए ले जाती है, जहां वो अपनी उम्र की कुछ औरतों से भी अनु को मिलवाती है और कहती है, अनु ये देख बेटी, ये मेरे गांव वाली दोस्त है। और तुम सब भी देखो, ये मेरी पोती है, कल ही शहर से आई है। अरे वाह कांता, तेरी पोती तो बहुत सुंदर है और शहर की लड़की है तो बहुत पढ़ी लिखी होगी ना? तो है, आखिर पोती किसकी है? कह तो ऐसे रही है जैसे खुद भी पढ़ी लिखी है। भूल मत कांता, तू अंगूठा छाप है। वो तो तेरे बेटे को अकल आ गई जो बीवी बच्चे लेकर शहर चला गया और इस लड़की को पढ़ा दिया, वरना आज ये तेरे जैसी अनपढ़ होती। विमला की बात पर वहाँ खड़ी सभी औरतें हंसने लगती हैं और ये सब सुन कांता शर्मिंदा होकर कुछ बोले बिना ही मुंह पर झूठी मुस्कान के साथ अनु को अपने घर ले जाती है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में बैठकर एक अखबार को घूर कर देख रही थी। तभी वहाँ पर अनु आती है और उससे कहती है, अरे दादी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? इस अखबार को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या लिखा है इसमें। अच्छा, यानी आप भी पढ़ना चाहती हैं? पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मेरे समय में पढ़ाई बस आदमियों के लिए ही जरूरी थी। औरतें तो घर के काम और बच्चे पालने के लिए ही जन्म लेती थी। ये तो बहुत गलत बात है दादी, लेकिन वो जमाना अब गया। आज के जमाने में लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ने का अधिकार है। बेटी, वो जमाना तो गया और उसके साथ मेरे पढ़ने की उम्र भी। अब मैं बस बैठकर इन अखबारों में तस्वीरों से ही खबर का अंदाजा लगा लेती हूँ। किसने कहा कि बूढ़े हो जाने के बाद आप पढ़ नहीं सकते? आप जानती नहीं शायद, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। एक ज्ञान ही तो है जो किसी में कोई फर्क नहीं करता, ना अमीर ना गरीब, ना छोटा ना बड़ा। ज्ञान किसी भी उम्र में लिया जा सकता है दादी जी। बस आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने और पढ़ने की। कहने को तो तू छोटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। मान ले, अगर मैं पढ़ना भी चाहूँ तो ये जमाने वाले ऐसा होने नहीं देंगे बेटी। बस आप ये बताओ कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है? ये तू क्या कह रही है? आप बताओ, पढ़ाई करनी है? हाँ, करनी तो है। बस देखती जाओ अब। इतना कहकर अब अनु वहाँ से अपनी माँ के पास चली जाती है और उससे कहती है, माँ एक बात बताओ, हमारे पास कितने पैसे होंगे? मेरा मतलब है हमारी टोटल इनकम क्या है? इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन काफी है। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे? माँ मैं ये चाहती हूँ हम अपनी ये दौलत एक अच्छे काम में लगाएं, यानी कि गांव में स्कूल बनाने में। लेकिन बेटी, इस गांव में पहले से ही 2 स्कूल है, फिर और स्कूल की क्या जरूरत? माँ मैं यहाँ बच्चों के स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बस बूढ़े हो गए हैं और किस किस वजह से बचपन में पढ़ाई ना कर सके थे, वो अब पढ़ाई करें। सुबह सुबह मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी क्या? माँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। मुझे लगता है कि दादी को भी पढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। क्या दादी को पढ़ना है? तुम्हें हो क्या गया है? अनु कैसे अजीब अजीब बातें कर रही हो? अरे ये उम्र उनकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है, ना कि स्कूल जाने की।
माँ, कौन कहता है कि इंसान बुढ़ापे में तीर्थ पर जाता है, स्कूल नहीं जा सकता। ऐसे तो आपकी भी उम्र हो गई है, आपको भी जाना चाहिए ये सब छोड़कर तीर्थ यात्रा पर। क्या बकवास कर रही हो अन्नू? ये सब जरूर तुम्हारी दादी ने ही सिखाया होगा तुम्हें। रुक, अभी मैं बताती हूँ। इतना कहकर सीमा जोर जोर से अपनी सास को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कांता वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? आपने काम ही ऐसे किए हैं तो मैं क्या करूँ? आप मेरी बेटी को क्या बोल रही थी कि आपको स्कूल जाना है? नहीं बहू, मैंने नहीं कहा कि मुझे स्कूल जाना है। वो तो क्या? आज तक मेरी बेटी ने मुझसे एक बात नहीं की है जैसे आज की है। और आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप पढ़ाई करने स्कूल जाओगी? लोग क्या बोलेंगे? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? मजाक उड़ाएंगे हमारा। अरे अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लीजिए। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज मैं और अन्नू शहर वापस जा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम वापस गांव नहीं आते हैं। चल अन्नू, सामान बांध अपना। मैं दादी के पास से कहीं नहीं जाऊंगी, बस। एक और लगेगा ना कान पर, सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। चुपचाप सारा सामान बांध और घर चल मेरे साथ। आई बड़ी दादी के साथ रहने वाली। इतना कहकर सीमा अपना सामान पैक करके शाम को वहाँ से अनु के साथ वापस शहर लौट जाती है। शहर आने के बाद भी उसे अपनी दादी की बहुत चिंता होती है और इस बारे में वो अपने पापा को सब कुछ बताती है कि उसकी दादी पढ़ना चाहती है। ये सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं और वो अनु को लेकर गांव जाते हैं और अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतने सालों में यहाँ कभी भी नहीं आया और आप यहाँ अकेली रहती रही और मैं कभी ये जान नहीं पाया कि आप पढ़ना चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती है। ये बात भी मुझे अपनी बेटी अन्नू से पता चली। अरे नहीं बेटा, ये तो बच्ची है, कुछ भी कहती है। तू घर आ गया, मेरे लिए तो वही काफी है। और वैसे भी बहू का कहना भी सही है, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग 10 बातें बनाएंगे। माँ, मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि आप स्कूल जाए, पढ़ाई करे, आप अपने लिए जिए। इसलिए मैं गांव में स्कूल खुलवाऊंगा जहाँ आप जैसे बूढ़े लोग पढ़ सकेंगे। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? दादी माँ, बस स्कूल जाने की तैयारी कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। अब मोहन गांव में बुजुर्ग लोगों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी करता है। यहाँ अनु बड़े बड़े बैनर लगा देती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि गांव में बुजुर्ग वाला स्कूल खुल रहा है और जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। पहले तो लोग उनका बहुत विरोध करते हैं और एक दिन विमला कांता के घर आकर कहती है। कांता की बात सुनकर विमला भी स्कूल जाने के लिए मान जाती है और जब स्कूल का काम पूरा हो जाता है तो अनु की दादी के साथ गांव के और बुजुर्ग लोग उसके साथ स्कूल जाते हैं और अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं, वो भी पढ़ाई के साथ। गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी, आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा, तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं? नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है? यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? आखिर कमी क्या है? हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गोला। तुझे तो अपनी बीवी की सारी बातें सही लगेंगी ना? ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर। मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा, लेकिन
इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू कैसे आ गया? देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहाँ आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि वहाँ आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो? मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मेम साहब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची, आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है। और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए? राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही, इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? अब तुझे कैसे बताऊं बेटी, मेरी खुद की औलाद होकर वो मेरे मरने की राह देख रहे हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत उन्हें मिल जाए। और पराई होकर तू मेरा ख्याल रखकर मेरा जीवन बढ़ा रही है, तो चिढ़ेंगे ही ना। बताइए ना बड़े मालिक। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू जाके अपना काम कर। देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और वो उनकी बातें सुनता है। यार, मेरे काम का नुकसान हो रहा है और एक ये पिताजी हैं जो बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे? तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए। वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं।
भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है। जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन पर बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहां आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है। राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहां आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था। जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।